नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने देहरादून से। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है, भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। वहीं यात्रियों से फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करने की अपील की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है, चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं यात्रियों से फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करने की अपील की गई है। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित की गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की ओर से यह जानकारी दी गई। भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित हो गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। प्रदेश में लगातार जारी बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया गया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है, मौसम कारण बताया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जीवन बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और 3 दिनों का अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऐसे में और प्रदेश में जिस तरीके से, चाहे वो उत्तरकाशी हो या फिर पौड़ी में हो, बागेश्वर में हो या फिर चंपावत में हो, कई जगहों पर इस तरीके से जो है बादल भी फटा है और आपदा भी आई है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। मार्गों की बात की जाए तो मार्ग भी कई बाधित हुए हैं। चाहे जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है। इन तमाम सब चीजों को देखते हुए अब जो है गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि जो है चार धाम एवं हेमकुंड साहिब यात्रा जो है 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। और ये जानकारी गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा दी गई है और सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया ताकि किसी भी जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है उसकी पूरी जो है जिम्मेदारी भी हो सके और ऐसे में कोई भी नुकसान किसी को ना झेलना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है और कहीं जो है जिलों में देखा भी जा रहा है जिस तरीके से लगातार आपदा आ रही है, तो उससे मार्ग भी बाधित हो रहे हैं, मार्ग क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। और 5 सितंबर तक के लिए जो है यात्रा अभी स्थगित की गई है। उसके बाद मौसम किस तरीके का रहता है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी और उसके बाद यात्रा पुनः किस तरीके से संचालन होती है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार जारी बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की ओर से यह जानकारी दी गई। खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया और उनके आश्रितों और आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के आदर्शों पर चलते हुए सरकार उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने आरक्षण, पेंशन और निःशुल्क बस यात्रा जैसी कई सुविधाओं का जिक्र किया और हिमालय बचाओ अभियान की शपथ भी दिलाई। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आईआईटी कानपुर के सहयोग से बने साथी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी है। इसके तहत ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी अब इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 7 राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मुख्य चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की
और शहीदों के त्याग, बलिदान और योगदान को नमन करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत खतीमा विधायक भुवन कापड़ी, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख सरिता आर्य समेत वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सभी आंदोलनकारियों को बलिदान का सदा सम्मान अर्पित करता हूँ, तो भावनाओं से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। मैं सभी आंदोलनकारियों का भी स्मरण करता हूँ कि उनके लंबे आंदोलन के फलस्वरूप हमारा राज्य नए राज्य के रूप में गठन हुआ। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय देश में थी और उनके हम सब के उत्तराखंड वासियों के अनुरोध को, आंदोलन को मानते हुए राज्य स्थापना हुई और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बनाए हुए राज्य को संवारने के लिए हर संभव हमको सहयोग दे रहे हैं। हर संभव जो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं हमको स्वीकृति मिलती है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प ही संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक में उत्तराखंड अपनी बुलंदियों को छुएगा, शिखर तक पहुँचेगा, प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। उसको बनाने के लिए हमको पूरे प्राणों प्राण से लगना है। इस समय में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूँ तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है। देहरादून में, टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सबको सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी NDRF है, SDRF है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है। और हमारा प्रयास होगा कि एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता पहुँचाएँ, उनका पुनर्वास करें और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उन सभी को अभी भोजन से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि उन सभी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। लगातार मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ और आज भी अंदर भी अभी हम लोग यही इसी काम को करने वाले हैं। देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी जवाबी मोर्चा संभालते हुए नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी की रिपोर्ट। आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिली। इस वक्त हम एसले हॉल चौक पर हैं और आज जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने के लिए भाजपा कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंच रही थी, जहां पर जो है उन्होंने जो बिहार में हुआ और जिस तरीके से ये कहा गया, आरोप लगे कि प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द कहे गए हैं, उनकी स्वर्गीय माता को, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। जिसके विरोध में इधर की तस्वीर दिखाऊं तो कांग्रेस पार्टी के भी लोग जो है झंडे लेकर और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दोनों ही दलों में आज टकराव की स्थिति भी देखने को मिली और दोनों ही दल जो है आक्रोशित हैं। दोनों ही दलों एक दूसरे पर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से टूट पड़ने को तैयार यहाँ पर हो रहे हैं और एक नई तरीके की परिपाटी प्रदेश में जो है वो शुरू हो रही है। राजनीति जिस तरीके से है और दोनों ही दलों में अभी भी जो है लगातार जो है तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन जो है लगातार
दोनों ही दलों को पीछे हटा रहा है। बैरिकेडिंग अब लगाई गई है और ऐसे में दोनों ही पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर बिल्कुल फूले हुए हैं और लगातार जो है दोनों ही दलों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले बिहार में भी देखा गया था और बिहार में भी जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय और भाजपा के मुख्यालय पर जो है दोनों ही दलों में तनाव की स्थिति देखने को मिली थी, वहां पर लाठी डंडे भी चल गए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आज देखने को मिला है और आप देख रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और अभी कुछ देर पहले जो है लगातार जो जिस तरीके से हुआ और अब बस आ चुकी है और अब जो है यहाँ पर अब बसों में जो है इन्हें भर के ले जाया जाएगा। और एक तरीके से देखा जाए तो एक नई परिपाटी जो है किस तरीके की राजनीति जो है प्रदेश में चल रही है, ये पूरा प्रदेश जो है वो देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब आगे इस पर पुलिस क्या संज्ञान लेती है, आगे मामला किस तरीके से होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ में रुसैनी, जनता टीवी, देहरादून। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े हैं, ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय, प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे तो भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे, हम गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं। और भाजपा के जो चोर हैं, वोट चोर हैं, उनके खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, उत्तराखंड के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलेगा और हम सारी जनता को बताएंगे कैसे वोट चोरी करके ये सत्ता में बने हुए हैं। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की माँ को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि वो नीचता की तमाम हदें पार कर दी है और गुंडागिरी पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को अपने इस चरित्र के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये नीचता की हद है कि माँ बहनों को गाली पड़े और कांग्रेस उसके समर्थन में उतर आए। देहरादून में कांग्रेस ने आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड की अनदेखी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो चुनावी दौरों और विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं, जबकि राज्य में आपदा पीड़ितों की सुध तक नहीं ली जा रही। साथ ही उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। और इसी कड़ी में 2013 आपदा में मनमोहन सिंह सरकार की ओर से 21,000 करोड़ का पैकेज देने का हवाला भी किया। इस समय उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आपदा आई हुई है। प्रदेश में उत्तरकाशी की धराली हरसिल के बाद, धराली हरसिल में तो रिपीटेडली आ रही है, और उत्तरकाशी के अनेक हिस्सों में, क्योंकि धराली और हरसिल की आपदा इतनी बड़ी थी कि और आपदाएं उसमें ढक गई उत्तरकाशी की। श्याना चट्टी में जिस प्रकार से झील बनी, उसके बाद राणा चट्टी में झील बनी, इसके अलावा यमुनोत्री में भूस्खलन से वहाँ पर यात्रियों की मौत हुई। इसके अलावा उत्तरकाशी में पूरे यमुनोत्री रूट में, गंगोत्री रूट में सारे रास्ते ध्वस्त पड़े हुए हैं। केदारनाथ जी में यात्रा बंद है और लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहाँ पर भी यात्रियों की मौत हुई। इसी प्रकार से बद्रीनाथ रूट में पूरा वॉश आउट है, कई किलोमीटर सड़क
राष्ट्रीय राजमार्ग वहां पर साफ है। चमोली जनपद में लगातार थराली के बाद वहां पर बादल फटने की घटनाएं, इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार बादल फटने की घटनाएं, पौड़ी जनपद में बादल फटने की घटनाएं, पूरा गढ़वाल मंडल इस समय भयंकर आपदाओं से ग्रस्त है। और इसी प्रकार से कुमाऊं के भी बहुत बड़े हिस्सों में, पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में आपदा आई भी है। ऐसी आपदा में अभी तक हमें अफसोस इस बात का है कि उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ का इस्तेमाल अपने चुनाव में करने वाले प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश यात्राओं में हैं, लेकिन कोई भी केंद्रीय दल, कोई भी केंद्र का बड़ा मंत्री, कोई भी केंद्र का जिम्मेदार अभी तक उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाकों का मुआयना करने, देखने या नुकसान का आकलन करने अभी तक नहीं आया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर करारा हमला बोला है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में देहरादून को सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है। वहीं कांग्रेस का आरोप यह भी है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार रोकने में नाकाम है। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। इससे पूर्व में 9 हिमालय राज्यों की रिपोर्ट आई और 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 राज्य बनता है। और अब उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में 10 में से नंबर 1 शहर में जो है देहरादून होता है महिला अपराध में, असुरक्षा के मामले में। ये बहुत ही गंभीर विषय है, पर सरकार का ध्यान इस ओर ना रहकर सरकार जो है वो थूक जिहाद, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, इन सब में जो है व्यस्त है। आज ये रिपोर्ट जो है हमें परेशान करती है, हमारी चिंता को बढ़ाती है कि महिला अपराध में ये प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में खड़ा हुआ है, जो बहुत चिंता का विषय है। जिस प्रकार से लगातार अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय, और विशेषकर मातृशक्ति के लिए जो अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे महिला रेप की घटनाएं हों, चाहे चेन चोरी की घटना हो, चाहे इससे मर्डर की घटना हो, लगातार क्राइम इस प्रदेश में बढ़ रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। पर भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के नशे में चूर है, उन्हें इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान में मस्त है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज प्रदेश जो है नंबर 1 स्थिति में खड़ा है और देहरादून राजधानी उनके सानिध्य में महिला अपराध में नंबर 1 पे खड़ी है। प्रदेश के कई जनपदों में लगातार जारी झमाझम बारिश ने धर्मनगरी हरिद्वार को जलमग्न कर दिया है, जिसको लेकर सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर नजर आया। वहीं सिडकुल से सटे ग्राम रावली महदूद में गलियों में पानी आने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बारिश का सबसे बड़ा असर श्रद्धालुओं पर पड़ा। इसी को लेकर प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आसमानी आफत का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर पूरे प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए रेड और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके चलते सभी 13 जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। और इसी कड़ी में गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे राज्य के कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं लगातार बारिश से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस समय जो है पिछले 24 घंटों में भी हमको कई भारी से अत्यंत भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है, जैसे चंपावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी जिलों में। बाकी जगह हल्की मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई। तो अगले 24 घंटे के लिए अनुमान है, उसमें भी हमने और रेड अलर्ट इशू करा है काफी सारे जिलों में, जैसे कि देहरादून, उत्तरकाशी, गढ़वाल मंडल में लगभग सभी जगह एक्सेप्ट रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को, जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगह पे रेड अलर्ट है।
उसके बाद बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में भी रेड अलर्ट इशू करा है, जहाँ पे कि अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है कुछ जगहों पे। राज्य के बाकी जिलों में जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चमोली है और रुद्रप्रयाग है, वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है और वहाँ पे भारी से भारी वर्षा का अनुमान है 24 घंटों में। 48 घंटों में के जो अनुमान है वो हमारे ये देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट इशू करा है, क्योंकि वहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट है, लेकिन कहीं कहीं पे भारी वर्षा रिपोर्ट हो सकता है। बाकी के जो अभी फिर हमने जो 3, 4, 5 तारीख के लिए लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट इशू करा है, लेकिन कहीं कहीं पे भारी वर्षा हो सकता है। उत्तरकाशी के धरासू बैंड और पुराने गाना थरासू के बीच गंगोत्री हाईवे भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया, जिसमें 12 लोग फंस गए। वहीं सूचना पर थाना थरासू पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने फंसे लोगों को 2 से 2.5 किलोमीटर भूस्खलन क्षेत्र पार करवाया और उन्हें सुरक्षित नागड़ी चिल्लानीसौड़ होटल तक पहुंचाया। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कुमाऊं मंडल के कई जिलों में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं, जिसको लेकर हल्द्वानी में गौला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 55,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। नैनीताल समेत पूरे कुमाऊं में कल देर रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है और इसी के साथ ही जो नदियों का जल स्तर है अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी के गौला की, जहां लगातार नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो जानकारी आई है कि काठगोदाम गौला बैराज से लगभग 55,000 क्यूसेक पानी गौला नदी में छोड़ा गया है, जो खतरे के निशान से कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है। उसके साथ ही जो नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है। लगातार प्रशासन उनको अलर्ट जारी कर रहा है और जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जो गौला के रोड हैं, गौला से लगती हुई जो सड़कें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो सड़क है ये हल्द्वानी को गौलापार और किच्चा अन्य जगहों से जोड़ती है। तो इसमें भी लगातार जो भू कटान है वो जारी है और अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले से बरसात रुकी हुई है, लेकिन लगातार जो बरसात है, कल देर रात से भारी बारिश जो यहाँ आ रही है उसके चलते तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। जिला प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। और साथ ही साथ हल्द्वानी का जो गौला पुल है, जिसपे गौला पुल की सुरक्षा के लिए जो यहाँ रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी वो फिलहाल यहाँ कामयाब नज़र आ रही है। और इस रिटेनिंग वॉल की वजह से पिछली बार जो भूस्खलन हुआ था गौला के अप्रोच से, वो इस बार अभी तक देखने को नहीं मिला है और ये रिटेनिंग वॉल का यहाँ ज़रूर यहाँ मदद मिलती दिख रही है। तो अब अगले जो 24 घंटे हैं वो भी मौसम के लिहाज से काफ़ी भारी यहाँ बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात बढ़ती है वैसे वैसे गौला में भी जल स्तर बढ़ने की संभावना है। और इसके साथ ही जो लगते क्षेत्र हैं, लालकुआं, बिंदु खत्ता या हल्दुचौड़, ये जो क्षेत्र हैं इनमें भी कहीं ना कहीं बारिश का कहर बरसने की संभावना बनी हुई है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। क्या स्थिति है बरसात की, क्योंकि लगातार कल रात से बरसात हो रही है, शहर की क्या स्थिति है, गौला की क्या स्थिति बनी है? हाँ, कल लगातार 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रेड अलर्ट है, सभी को अलर्ट पे रखा गया है। सारी हमारी QRT अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। कुछ स्थान जो संवेदनशील थे गौला नदी के किनारे, वहाँ से हमने मकान खाली करवाए हैं। VIP गेट के आसपास करीबन 60-70 परिवारों को हमने अभी शेल्टर होम में रखा है और अभी भी गौला का जलस्तर बढ़ रहा है और जो NH का जो चेक डैम था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्ग अभी सारे सुचारू हैं। काठगोदाम में गौला के किनारे रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ आपने व्यवस्था अभी तक की है? जो लोग काठगोदाम में गौला नदी किनारे रह रहे थे वो अत्यंत संवेदनशील स्थल है, जहाँ पे कभी भी जलस्तर बढ़ने पे कोई भी जनहानि या अन्य प्रकार की हानि हो सकती है।
वैसे सभी परिवारों को चिन्हित करते हुए मुनादी कराते हुए खाली करवाया गया है। जिनके रहने की व्यवस्था है वो अपने रहने के स्थानों पे जा रहे हैं। जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए आपका काठगोदाम इंटर कॉलेज में और अम्बेडकर भवन में रहने की व्यवस्था की जा रही है। नहीं, देखिए आज तक की तारीख में देखिए हम लोग मैं हमेशा कहता हूँ ना, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए। आज की तारीख में इस प्रशासन की मैं एक तारीफ करूँगा कि इन्होंने समय से पहली बारी, चाहे इसमें डीएम मैडम हो अन्य लोगों में, उनकी तारीफ कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, मैं देख रहा था लगातार बारिश आने से पहले भी और बारिश के समय भी, जो नालों की जो खुदाई जेसीबी के माध्यम से गहराई करवाई, आज उसकी वजह से हल्द्वानी में कहीं पे भी जल भराव की स्थिति नहीं आई है। तो इसलिए पहले तो मेरी वो तारीफ स्वीकार कर ले, वरना उन्हें लगता होगा कि ये तो केवल हमारी बुराई करने के लिए आया है। लेकिन हाँ, प्रदेश व्यापी जिस प्रकार से आपदा बनी हुई है, देखिए हम तो हिले हुए हैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हिमाचल में कैसी स्थिति हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कैसी स्थिति है, हमारे पंजाब के लोग, और मैं आग्रह भी करता हूं आपके माध्यम से कि जो पंजाब के लोग हैं, हमेशा कोई स्थिति आती है वो सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाते हैं। आज पंजाब में जो स्थिति है, अवश्य हम सब लोगों को वहाँ पे योगदान अपना सुनिश्चित करना चाहिए। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उत्तराखंड को, क्योंकि अभी भी 3 दिन का रेड अलर्ट है, तो ईश्वर करे सब कोई जान माल का हमें नुकसान ना हो। और मेरी फिर से सरकार से एक गुहार है, हमारे पास देखिए टेक्नोलॉजी इतनी महंगी नहीं है, टेक्नोलॉजी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बन सकता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करिए, और जहाँ पे, क्योंकि आप पे सैटेलाइट इमेजरी है ही कि कहाँ पे मौसम किस प्रकार से बन रहा है, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अर्ली वार्निंग सिस्टम आप लागू कर सकते। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी सामने, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ ने सरकारी आवास छोड़ दिया है। अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे फार्म हाउस में शिफ्ट हुए, बाद में आवंटित सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। ये बड़ी और अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जगदीप धनखड़ ने सरकारी आवास छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हुए, शाम 6 बजे फार्म हाउस में शिफ्ट हुए, बाद में आवंटित सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। आपको बता दें 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था, और अब सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है।